स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी होगा, जिसमें चैप्टर 3 को हम देखेंगे। और बायोलॉजी चैप्टर 3 की ये एक न्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आपको संपूर्ण प्रश्न हल सहित देखने को मिलेंगे। देखिए, जो एबी विमर्श पोर्टल है उसके द्वारा एक संशोधित ब्लूप्रिंट या प्रश्न बैंक और ब्लूप्रिंट दोनों ही जारी की गई हैं, जहां पर आपके सिलेबस को जो कम किया है वो भी आपको उसको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन ऐसे भी दे रखे हैं जहां पर आपको उनके उत्तर भी मिलेंगे, परंतु कुछ प्रश्न जो है उनके उत्तर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों का हल आज के इस वीडियो में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके संपूर्ण प्रश्न हल सहित, जो आपको यहाँ पर विमर्श पोर्टल के द्वारा जो प्रश्न बैंक है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव तो मिल जाते हैं, पर वो जो क्वेश्चन है लघुत्तरीय, अतु लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय वो देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब प्रश्न मिल जाएंगे पर उत्तर नहीं होते। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इसको देखेंगे, सभी प्रश्न आपको हल सहित मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो 3 है हमारा, फर्स्ट स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर मानव जनन से संबंधित जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं और यहाँ पर आपको 2 शब्द दिए जिनमें से आपको चयन करना है। तो यहाँ पर उत्तर नीचे भी आप देख सकते हैं, आपको सभी के कंप्लीट उत्तर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि उत्तर लिखे कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, पर फिर भी आपके लिए थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। मानव जैसे उत्पत्ति वाला जीव है, तो ये एक अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो होता है उसके अंदर एक लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो लैंगिक हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड वाला है मानव रिक्त स्थान है, तो मानव जो है वो क्या है, एक सजीव प्रजक है, यानी कि मनुष्य जो होता है वो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देता है, अंडे नहीं देता है, तो इसे हम कहेंगे सजीव प्रजक। तो सजीव प्रजक इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। और थर्ड होता है मानव में रिक्त स्थान निषेचन होता है, तो मानव के अंदर जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है आंतरिक, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये निषेचन की प्रक्रिया संपन्न भी होती है। नर और मादा युग्मक होते हैं, तो देखिए नर और मादा जो युग्मक होते हैं वो होते हैं अगुणित। ठीक है, परंतु जब ये दोनों निषेचित हो जाते हैं और एक युग्मनज बना लेते हैं, तो 5वें क्वेश्चन में आप देखेंगे युग्मनज जो होता है वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलकर के द्विगुणित हो जाते हैं, तो 5वें का उत्तर हमारा द्विगुणित हो जाएगा। 6th वाले 6ठे में हम देखेंगे एक परिपक्व फोटक से अंडाणु ओवम के मौचित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं अंडोत्सर्ग। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडोत्सर्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर 7 वाला। अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन जो होता है वो रिक्त स्थान नामक हार्मोन्स के द्वारा प्रेरित या इंड्यूस्ड होता है, तो ये होता है LH और FSH दोनों हार्मोन्स के द्वारा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आता है नर और मादा युग्म के संलयन या फ्यूजन को कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं निषेचन। और निषेचन कहाँ संपन्न होता है, तो ये होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेलोपियन ट्यूब में ये संपन्न होता है। और फिर आगे है युग्मनज विभक्त होकर रिक्त स्थान की रचना करता है, तो ये जो गर्भाशय से अंतरारोपित या इम्प्लांटेड होता है, तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा ये हो जाएगा भ्रूण की। ठीक है, तो युग्मनज विभक्त होकर के रिक्त स्थान यानी कि भ्रूण की रचना करता है जो गर्भाशय में इम्प्लांटेड होता है। और अगला है यहाँ पर भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली जो संरचना होती है उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा या अपरा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले इसके विकल्पों की ओर। तो निषेचन का संबंध किससे होता है, तो निषेचन का संबंध जो होता है नर युग्मक का केंद्रक मादा युग्मक के केंद्रक से जुड़ जाना, यह निषेचन का संबंध होता है। फिर अगला है विदलन। इसमें निषेचित अंडों के विभाजन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंडा लगातार विभाजित होता है लेकिन आकार में वृद्धि नहीं होती, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। देखिए, इनको पढ़ने से मतलब सिर्फ ये नहीं है, इनको पढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ से आपको और भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है ना, जैसे विदलन आपके लिए 2 नंबर का एक प्रश्न बनता है कि विदलन किसे कहते हैं, तो विदलन मतलब कि निषेचित अंडा जो होता है उसका विभाजन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें अंडा लगातार विभाजित तो होता है लेकिन उसके आकार में वृद्धि नहीं होती। थोड़ा सा आप ऐसे समझ कर पढ़ेंगे तो ये जो प्रश्न है इनसे आपके नए टाइप के क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। भ्रूण झिल्लियां जो होती है वो उपलब्ध कराती है, तो ये भ्रूण की रक्षा और पोषण का कार्य ये झिल्लियां करती है।
फिर अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर जरा अवस्था है, इसे वैता भी कहते हैं, इसका विज्ञान कहलाता है, यानी कि इसका अध्ययन या इसकी जो शाखा होती है उसे हम वृद्ध रोग विज्ञान के नाम से जानते हैं। मनुष्य होता है तो मनुष्य जो होता है अंडायुज, जरायुज या फिर अंडा जरायुज, तो ये एक जरायुज होता है, ठीक है। फिर अगला है मध चक्र होता है, तो मध चक्र जो होता है वो ऋतुस्राव का, एस्ट्रोजन स्राव का, गर्भधान का या रजनोवृत्ति का। तो मध चक्र जो होता है वो ऋतुस्राव का होता है, तो यहाँ पर ये इसकी उत्तर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनर्जनन को प्रदर्शित करता है? प्लीहा, मस्तिष्क, वक्र और यकृत। देखिए उत्तर यहाँ पर दिया है वृक्क, पर मुझे ये उत्तर इसमें सही नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से जो उत्तर इसमें होगा वो होगा यकृत। ऑप्शन जो डी होगा ये इसमें सही उत्तर होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यकृत जो होता ना वो एक समय के पश्चात अपने आप को फिर से नया कर लेता है, यानी कि अपने आप को चेंज करके फिर से नया बन जाता है। तो सबसे ज्यादा जो पुनरुद्भवन कह सकते हैं या पुनर्जनन कह सकते हैं वो होता है यकृत के अंदर, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये उत्तर इसमें सही है। और ये बोर्ड ने दिए है यहाँ पर वृक्क, यानी कि किडनी, और किडनी में यदि ये क्षमता होती है तो किसी की भी किडनी खराब नहीं होती, ये भी हम कह सकते हैं। क्योंकि किडनी फेल हो जाना, किडनी खराब हो गई तो इसके अंदर यदि क्षमता ज्यादा रहेगी पुनर्जनन की तो किसी की भी किडनी खराब क्यों होती है, ठीक है। तो इसमें नहीं होती, यकृत में ये क्षमता सबसे ज्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्तनधारियों में निषेचन होता है तो फैलोपियन ट्यूब या नलिका जो होती है उसमें होता है। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, तो सर्टोली कोशिकाएं जो होती है वो पाई जाती है स्तनधारी के वृषण में। आगे अगला क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन वह क्रिया है जिसमें भ्रूण जो होता है वो गर्भाशय की भित्ति से ब्लास्टोसिस्ट से जुड़ता है, और सेमिनिफेरस नलिकाएं होती है तो ये वृषण के अंदर पाई जाती है। चलिए आगे यहाँ पर सही जोड़ी है, सही जोड़ी जिसमें कि एक्रोसोम जो है, तो एक्रोसोम जो होता है वो शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, तो इसे हम मिला देंगे शुक्राणु से। सर्टोली कोशिकाएं जो होती है वो वृषण में पाई जाती है, तो यहाँ पर इसका मिलान हो जाएगा वृषण से। प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होती है ये यूरेथ्रा, कोशिकाएं जो है वो हमें इससे मिलाना है अंडाशय से, ठीक है। और कार्पस लुटियम जो है ये प्रोजेस्ट्रॉन, इस प्रकार से, थोड़ा सा वो गलत हो गया था। चलिए इस प्रकार से इनका मिलान करना है, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसके लिए आपको उत्तर शीट यहाँ पर भी मिल जाएगी। फिर इसके साथ में प्राथमिक जननांग जो है वो, तो इसका मिलान हो जाएगा प्राथमिक जननांग वृषण, अपरास्तनीय अपीतिकी, और पुनर्जनन जो होता है वो यकृत में, ठीक है। और प्रसव रिलैक्सिंग, इस प्रकार से हम इसे मिलान कर देंगे सही जोड़ी को। ये ए और बी दो सही जोड़ियां आपके लिए दी गई थी, पहली वाली और ये दूसरी वाली। आगे बात करते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है, तो जैसे शुक्राणु के जनन के समय 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे, तो 24 से 96 बनेंगे। 1 से 4 बनते हैं तो 24 से 96 बनेंगे। स्तनियों में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम अंडवाहिनी भी कहते हैं, यहाँ पर संपन्न होता है। अंड जनन के दौरान एक अंडे से बनने में कितने ध्रुवी पिंड निकलते हैं? तो इसमें निकलते हैं 3 ध्रुवी पिंड। और फोर्थ वाला है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश की सहायता के लिए शुक्राणु में बनता है, तो उसे हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन, है ना, ये स्पर्म लाइसिन होता है। और फिर अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, डिंब पुटिका का अंडा से अंडाणु मुक्त होने की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं अंडोत्सर्ग। तो ये प्रक्रिया हमारी अंडोत्सर्ग कहलाती है। अगला क्वेश्चन आता है, 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु तथा 100 प्राथमिक oocyte से कितने अंडाणु पैदा होंगे? तो देखिए 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 400 शुक्राणु और 100 से oocyte से 100 ही अंडाणु पैदा होंगे। और अगला क्वेश्चन आता है, स्तनी का शुक्राणु का कौन सा भाग प्रकीर्ण का स्त्रावण करता है जिससे यह अंडाणु में प्रवेश कर सके? तो शीर्ष भाग, जिसे हम सिर कहते हैं एक्रोसोम, वो भाग इस प्रकीर्ण का स्त्रावण करता है। कौन सा प्रकीर्ण का? स्पर्म लाइसिन का। फिर अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मनुष्य की उस विकासीय अवस्था का नाम बताइए जिसमें यह गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित होता है।
तो वो अवस्था होती है उसकी फीटल अवस्था। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, शुक्राणु के द्वारा अंडाणु के कोरोना रेडिएटा में प्रवेश करने के लिए कौन सा प्रकरण जो होता है इस तरह किया जाता है? तो वो प्रकरण इसमें देखिए उत्तर यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। 8 के बाद सीधा 10वां वाला उत्तर इसमें दे दिया है, क्योंकि ये जो प्रश्न है इसका उत्तर वही होगा जो आपके 4th वाले क्वेश्चन का है, स्पर्म लाइसिन। ठीक है, इसका उत्तर भी वही होगा। तो ये नहीं लिखा है नीचे, तो मैं यहाँ पर इसे लिख रहा हूं। ठीक है, स्पर्म लाइसिन होगा। फिर किस अंग के द्वारा किस अंग में कार्पस लूटियम का निर्माण होता है? तो कार्पस लूटियम का जो निर्माण होता है वो होता है अंडाशय में। ठीक है, इस 10 वाला यहाँ पर जो होगा अंडाशय इसका उत्तर हो जाएगा। मानव में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? तो अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, मानव गर्भावस्था कितने दिन की होती है? तो 240 दिन की ये होती है। और मनुष्य के शुक्राणु में कितने आटोसोम्स होते हैं? तो आटोसोम्स की बात की गई है, तो यहाँ पर 22 जोड़े जो होते हैं, 22 आटोसोम्स इसमें होते हैं। ठीक है, 22। फिर अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, उस अवस्था का नाम बताइए जिसमें विकास कर रहा भ्रूण अंडाशय की दीवार पर स्थापित होता है। तो उसे हम कहते हैं ब्लास्टुला। और 15 लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ग्राफियन फॉलिकल से अंडे के बाहर निकलने की प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है? तो इसे हम कहते हैं अंडोत्सर्ग प्रक्रिया। चलिए, ये थे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इसमें 2 अंक, 3 अंक और 5 अंक वाले प्रश्न की और इनके उत्तर की। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे रजनोवृत्ति 2 अंक का क्वेश्चन है, शुक्री द्रव्य या सेमिनल प्लाज्मा के संघटक बताना है। मादा जनन तंत्र में फलोपियन नलिका कहाँ होती है? इसका क्या महत्व होता है? ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन जो है ये 2 अंक वाले हैं। और 3 अंक वाला है, मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए, वृषण अंडाशय के प्रति के 2 कार्य लिखिए, वगैरह वगैरह। अब देखते हैं 5 अंक वाले क्वेश्चन। 5 अंक में आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इस पार्ट से। स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2019 में ये पूछा भी जा चुका है। मनुष्य के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बताइए, अंड जनन क्या है और शुक्राणु का नामांकित रेखा चित्र। ठीक है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, आर्त और चक्र। अब हम देखते हैं इनके सॉल्यूशन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो था 2 अंक के लिए, यहाँ पर रजनोवृत्ति क्या होता है, इसे मोनोपॉज भी कहा जाता है। तो 2 अंक के लिए हमारा क्वेश्चन है, महिलाओं में वह समय जब उसमें रज चक्र का आना बंद हो जाता है, यानी कि रजोधर्म आना बंद हो जाता है, तो उसे उस समय अवस्था को कहा जाता है रजनो निवृत्ति। ठीक है ना, रजो निवृत्ति, यानी कि वो रजोधर्म से निवृत्त हो चुकी हैं, उस टाइम को कहा जाता है रजो निवृत्ति। और रजो चक्र जो होता है ये 45 से 50 वर्ष की आयु, लगभग 45 या 50 वर्ष की आयु में आना बंद हो जाता है। ठीक है, आयु में बंद हो जाता है। तो ये हमारा प्रश्न है 2 अंक का, इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। शुक्री प्रद्रव्य जिसे सेमिनल प्लाज्मा कहा जाता है, इसका जो संगठक होता है इसमें फ्रैक्टोज होता है, प्रोस्टोग्लैंडिस होता है, कैल्शियम और एंजाइम्स होते हैं। तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन 3rd वाला जो है ये 3 अंक का प्रश्न है और यहाँ पर आपको डायग्राम बनाने की इसमें जरूरत नहीं है। ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर डायग्राम क्यों लिया है, ताकि आप प्रश्न का उत्तर आसानी से समझ पाए, इसलिए मैंने लिया है। देखिए, प्रश्न था हमारा यहाँ पर फैलोपियन नलिका कहाँ होती है और इसका क्या महत्व है। तो पहले तो हम यहाँ देखेंगे कहाँ होती है। तो देखिए, ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये यूट्रस वाला हिस्सा है गर्भाशय का, और गर्भाशय के इधर एक नली जा रही है और एक नली इधर जा रही है। तो गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित एक नलिकाकार भाग होता है। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अंडवाहिका जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, मादा जनन अंग का एक नलिकाकार भाग है जो कि गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होते हैं। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए, ये जो फिम्ब्री होते हैं यहाँ पर, जो अंडाशय है यहाँ और यहाँ पर। ठीक है, तो अंडाशय से जब अंडाणु निकलता है तो फिम्ब्री के द्वारा वो ग्रहण किया जाता है और फिर इस फैलोपियन ट्यूब में वो आगे बढ़ता है और यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। तो इसका जो कार्य हुआ, ये अंडाणु का वहन करता है, यानी कि अंडाणु को गर्भाशय की दीवार तक पहुंचाने का कार्य करता है और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न कराता है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इसका उत्तर हो जाता है। चलिए, अब बात करते हैं, उसमें चित्र आपको नहीं बनाना उस वाले क्वेश्चन में। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर 3 अंक वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसमें।
तो इसी में 3 अंक वाला वही क्वेश्चन भी हमारा 3 अंक का था। ठीक है, ये भी है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र हमें बनाना है, तो मादा जनन तंत्र का इस प्रकार का चित्र हम बना सकते हैं। आपकी बुक के अंदर आपके पास जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, उसमें और भी सिंपल से चित्र है, डायग्राम है, तो आप वो भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसी चित्र के पीछे रहें। ठीक है, तो इस प्रकार कोई सा भी चित्र आप सरल लगे वो बना सकते हैं, पर होना इसी का चाहिए, मादा जनन तंत्र का। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, वृषण तथा अंडाशय के बारे में दो कार्य को लिखिए। देखिए वृषण जो होता है इसमें जनन कोशिकाओं से शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि जो वृषण होता है इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। आप सरल शब्दों में इस प्रकार से लिख दें। और वृषण की जो सर्टोली कोशिकाएं होती है शुक्र जन कोशिकाओं तथा शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, ये इसका कार्य हुआ। अब अंडाशय की बात करते हैं। अंडाशय की जनन कोशिकाओं से अंड जनन द्वारा अंडाणु का निर्माण होगा। देखिए यहाँ वृषण है, शुक्राणु का निर्माण करेगा, अंडाणु का निर्माण करेगा, वैसे ये पता चल जाता है नाम से ही। और फिर दूसरा वाला जो कार्य है वो अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन से स्रावित होता है, जो कि स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से हम इनके कार्य को बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो था हमारा यहाँ पर, जो 5 अंक के लिए है, ठीक है, इसमें 5 अंक के लिए, तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में अंतर बताना है, यानी कि शुक्राणु जनन और अंड जनन या अंडाणु जनन में। तो देखिए शुक्र जनन नर में होने वाली क्रिया है, ये मादा में होती है। इस क्रिया में बनी शुक्र कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया स्वतंत्र रहती है। इसमें जो होती है बनी कोशिकाएं से अधिकांश पुटक कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। इसमें वृद्धि अवस्था छोटी होती है, इसमें वृद्धि अवस्था थोड़ी सी लंबी होती है। इसमें वृद्धि अवस्था में कोशिका द्रव्य आरक्षित पदार्थों से अधिक वृद्धि नहीं होती है, और इसमें कोशिका द्रव्य व आरक्षित पदार्थ पीतक में अधिक वृद्धि होती है। इस प्रकार से आप कोई से भी 5 अंतर ले लीजिएगा और इन्हें लिख सकते हैं। बहुत सरल सा प्रश्न है, पर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, और आप और भी अंतर थे, पर मैंने सिर्फ इतने ही यहाँ पर रखे हैं। और जो भी अंतर आपको सरल लगते हैं वो 5, 6, 7 अंतर आप याद रखिएगा इसमें से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को लिखिए। तो देखिए मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो हमारे लैंगिक व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। और ये लक्षण नर और मादा में थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे नर के शरीर में दिखाई देने वाले जो परिवर्तन होते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के, तो जिसमें आवाज में भारीपन आ जाता है, दाढ़ी मूछें आ जाती है, जननांग पर बाल आ जाते हैं और कंधे, शरीर पुष्ट हो जाता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा होता है, जनन अंग जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार से नर के अंदर और मादा के अंदर जो होते हैं सेम वही है, जैसे जननांगों पर बालों का दिखना और वक्षों का विकास हो जाना, मांसलता आ जाना, शरीर जो होता है वो मांसल हो जाता है, रजोधर्म आरंभ हो जाता है, त्वचा का तेली व चिकना हो जाना, आवाज पतली और सुरीली हो जाना। देखिए 2 अंतर जो है, जैसे पुरुष में आवाज भारी होती है, महिलाओं में आवाज जो होती है पतली और सुरीली होती है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। जनन अंग का विकसित होना और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण वगैरह, इस प्रकार से द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है वो हम प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस उत्तर को। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अंड जनन क्या है और इसकी संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो देखिए अंड जनन मतलब कि अंडाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं oogenesis या अंड जनन। तो जब अंडाशय में द्विगुणित अंड मात्र कोशिका से अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है, अंड जनन कहलाता है। और प्रक्रिया तभी आरंभ हो जाती है जब स्त्री अपनी माँ के गर्भ में होती है, यानी कि अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है जब स्त्री अपनी माँ के गर्भ में होती है तभी से ये प्रारंभ हो जाती है। लेकिन प्रक्रिया किशोर अवस्था तक निलंबित अवस्था में रहती है, मतलब वो तब तक सुप्त अवस्था मान सकते हैं इस प्रक्रिया की। और जब अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं में होने वाली प्रक्रिया के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है तो अंडजनन पीयूष ग्रंथि से प्रेरित पुटिका प्रेरक हार्मोन जिसे हम FSH कहते हैं और LH के नियंत्रण में होता है। स्त्री में हार्मोन्स के प्रभाव से प्रति माह ग्राफियन पुटिका परिपक्व होती है। अब देखिए ये जो प्रक्रिया होती है 3 चरणों में होती है। 3 चरण में गुणन प्रावस्था है, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था होती है। ठीक है, तो इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम थोड़ा सब देख लेते हैं। जैसे कि वृद्धि प्रावस्था जन्म से पहले अर्थात भ्रूण अवस्था में ही पूर्ण हो जाती है
और अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं, जिन्हें हम अंडाशय पुटिकाएं कहते हैं, के रूप में ये एकत्रित हो जाती है और ये कोशिका अंडाणुमात्र कोशिका के रूप में विभाजित हो जाती है। फिर उसमें वृद्धि प्रवस्था आती, ग्रोथ फेज। ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है, भ्रूण अवस्था में प्रारंभ हो जाती है, लेकिन लैंगिक परिपक्वन के पश्चात उस पुटिका में विशेष परिपक्व होने की अवस्था नहीं आती है और ये वृद्धि प्रवस्था में बनी रहती है। और इसी में एक थर्ड प्रक्रिया जो होगी परिपक्वन प्रावस्था, ये ग्राफेन पुटिका परिपक्व होती है और उसमें प्राथमिक ओसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। विभाजन असमान होगा, केवल गुणसूत्र की संख्या आधी करने के लिए होता है और इसमें एक अगुणित द्वितीयक ओसाइड या द्वितीयक अंडाणु कोशिका तथा अगुणित लेपिका या ध्रुवीय पिंड बनते हैं। इस प्रकार इसी अवस्था में ग्राफेन पुटिका फटकर अंडाशय से द्वितीयक अंडाणु कोशिका को मुक्त करती है। ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम होगा। क्योंकि 5 अंक का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन उत्तर इसमें लिखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। शुक्राणु का डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जिसमें यहाँ पर प्लाज्मा, एक्रोसोम, न्यूक्लियस, नेक, मिडिल पीस उसका मध्य भाग है ये, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये भी एक ऑब्जेक्ट बन जाता है कि कौन से भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो उसके मध्य भाग में पाया जाता है। गति में कौन सा भाग उसका सहायक होता है, तो टेल, जो कि उसका लास्ट वाला पश्च भाग होता है और ये उसका अग्र भाग या शीर्ष भाग होता है, जहां पर एक्रोसोम पाया जाता है। और ये सिर वाला भाग जो होता है ये स्पर्म लाइसिन का स्त्रावण भी करता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे यहाँ से निकलते हैं इस डायग्राम से भी। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर मनुष्य के निर्जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना, तो इस प्रकार से आप इसमें चित्र को बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आर्तो चक्र क्या है या ऋतुस्राव चक्र क्या है, इसका नियंत्रण या नियमन कौन हार्मोन से करते हैं। तो देखिए बहुत ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखना है आपको, मैं शॉर्ट कर दूंगा इस उत्तर को। आर्तो चक्र जो होता है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, मासिक धर्म, माहवारी चक्र, जिसे रजोधर्म ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं। तो ये स्त्रियों के जनन तंत्र या अंडाशय एवं गर्भाशय की भित्ति तथा हार्मोनों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को हम आर्तो चक्र कहते हैं। ठीक है, मासिक धर्म है ये, 3-4 नाम से जाना जाता है, मासिक धर्म, माहवारी चक्र, रजोधर्म, ऋतुस्राव चक्र आदि आदि। इसकी जो अवधि होती है उसे प्राय जो होती है 28 से 29 दिन की इसकी अवधि होती है। अब इस बात करते हैं इस आर्तो चक्र की हार्मोनल नियंत्रण की। तो देखिए यहाँ पर इसका जो हार्मोनल नियंत्रण होता है, इसमें मुख्य रूप से मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसमें यहाँ पर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जो होता है, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। फिर यहाँ पर दूसरा हार्मोन्स जो होता है एस्ट्रोजन, और यहाँ पर LH जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी कहते हैं, ये आपको देखने वाला फॉलिकल FSH भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और प्रोजेस्टेरॉन। तो 2-3 नाम तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और एक नाम यहाँ पर नहीं मिलता है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन। तो इस प्रकार से प्रोजेस्टेरॉन ये, ठीक है, और FSH ये फॉलिकल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हार्मोन्स जो होते हैं इसमें इसका नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके प्रश्न का उत्तर या सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ।